नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम टेंसों के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले भी हमने टेंस की एक क्लास दे चुके हैं, उसमें टेंस के बारे में जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसमें दोस्तों प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अभी का जो समय है उसके बारे में बात की जाए उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है पास्ट, तो यहाँ पर पास्ट मतलब बीते समय, बीत गया है उस समय की बात करता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस आने वाले भविष्य के बारे में बात करता है कि जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में बात करता है, तो फ्यूचर टेंस है। अब दोस्तों, इन सभी के कितने कितने पार्ट होते हैं तो देख लेते हैं इन सभी के भी कितने कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, चाहे तो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया इंडेफिनेट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस और तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सभी के कुल कितने पार्ट हो जाते हैं? जब इन सभी को जोड़ा जाता है तो ये सभी मिलाकर 12 हो जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमेशा हैबिट्स की बात की जाए, रूटीन की बात की जाए, रेगुलरिटी की बात की जाए, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल तो डेली जाता हूँ, ये रूटीन की बात है। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब दोस्तों, ये क्या बात करता है? यह बात करता है कि हमेशा क्या होता है, तो इसमें हमेशा होता है मुख्य क्रिया के या मेन वर्ब के साथ हमेशा वाक्य के अंत में क्या क्या आएगा? तो वाक्य के अंत में ता, ते, ती का प्रयोग होता है। तो क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के साथ हमेशा ता, ती, ते का प्रयोग होता है। जैसे कि राम घूमता है, तो राम घूमता है, तो इसके वाक्य के अंत में देखिए क्या आया हुआ है, तो ता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। राम घूमता है, सीता नाचती है और लोग घूमते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ता, ती, ते दिखाई दे वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा दोस्तों। अब चलते हैं, देखते हैं। तो अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब इसका हमें जो है स्ट्रक्चर जान लेना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सकारात्मक वाक्य होता क्या है? जिसमें नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता या जिसमें सही का प्रयोग होता है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसमें नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये प्लस यस या यस का होगा। अब ये यस या यस का कैसे प्रयोग होगा? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? तो जैसे कि ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन हैं, तो इनके साथ यस या यस का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों वही वाक्य जब सिंगुलर में होगा तो उसको प्लूरल करने के लिए यस या यस का प्रयोग होगा। अब व्हेन टू पुट यस विद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ यस कब लगाएं? मुख्य क्रिया के साथ यस कब लगाएंगे? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे लगेगा। तो इसके दोस्तों 3 रूल्स होते हैं यस या यस लगाने के। तो पहला रूल्स क्या कहता है? तो फर्स्ट रूल कह रहा है मेन वर्ब्स एंडिंग विद ओ, अर्थात जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ का प्रयोग हो वहाँ पर यस लगाया जाएगा। जैसे कि गो हुआ है तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के अंत में ओ आया हुआ है
तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, तो ईएस का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पर ईएस का प्रयोग हुआ, जैसे डू में डज हो गया है। तो ठीक इसी तरह जो है प्रयोग होता है, जब भी आपके मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ का प्रयोग होगा तो वहाँ पर ईएस लगेगा। एंड सेकेंड रूल क्या कहता है, तो सेकेंड रूल क्या कहता है, विद द मेन वर्ब एंडिंग विद डबल एस या फिर एस एच, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस एस या एस एच हो वहाँ पर एस का प्रयोग होता है। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच का उपयोग होता है वहाँ पर एस का प्रयोग होगा। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर किस था तो ईएस का प्रयोग हो गया, यहाँ पर डबल एस आया हुआ है तो किसेस हो जाएगा, यहाँ पर मिस के जगह मिसेस हो जाता है, इसकी जगह पुसेस हो जाता है, रस के जगह रसेस हो जाता है। इसी ऐसे ही जो है जब भी मुख्य क्रियाओं के अंत में यस या यस एच हो तो वहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा। एंड थर्ड रूल क्या कहता है, तो थर्ड रूल कहता है जब भी आपको क्या जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो ए ई आई ओ यू ये वावेल होते हैं, इनको पांचों को छोड़ करके सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, क्राई हुआ है तो यहाँ पर वाई क्या, वाई का परिवर्तन आई में हो जाता है, इसके बाद यस का प्रयोग हो जाता है। जैसे क्राई का क्राइसिस हो गया, अब यहाँ पर वाई अगर वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर वाई की जगह आई हो जाएगा, बस इतना इसका परिवर्तन है। अब जैसे मैरी हो गया तो मैरीज हो जाएगा, यहाँ पर क्या वाई का आई में परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है। यहाँ पर ट्राई है तो ट्राएज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वाई का परिवर्तन आई में हो गया। यहाँ पर फ्लाई है तो फ्लाइज हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जब भी आपको वाक्यों के अंत में डबल एस या एस एच दिखाई दे या फिर ओ दिखाई दे अथवा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई का परिवर्तन आई में हो जाएगा। ये तीनों रूल्स होते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है स्पेशल केस नंबर ईएस। तो यहाँ पर कैसे प्रयोग होगा, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद वावेल प्लस वाई, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वावेल्स प्लस वाई हो उसे कैसे बनेगा वाक्य, तो जैसे कि यहाँ पर से है तो सेज हो गया, से का सेज हो गया, तो यहाँ पर एस का प्रयोग हो गया। अगर वावेल है तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू इनको वावेल कहा जाता है, तो यहाँ पर वाई से पहले ए आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा, इसके लास्ट में एस का प्रयोग हो जाएगा। एंड प्ले है तो यहाँ पर प्लेज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कहता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क। अमन घर जाता है, अमन कम्स होम, अमन कम्स होम। आ गया नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। दोस्तों जिसमें नॉट या फिर नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नॉट या फिर नेगेटिव का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर पर आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज आएगा, फिर प्लस नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यदि
सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, ही सी इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इनके साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले था सब्जेक्ट, फिर डू या डज का प्रयोग प्लस नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह है राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अब थर्ड, अमन घर नहीं आता है, अमन डज नॉट कम्स होम। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग होता है, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए। इसी तरह के जब वाक्य प्रयोग होते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस लिए, किसके लिए ऐसे तमाम वर्ड्स आते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, इन सभी का पहले WH फैमिली कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है, WH फैमिली का सबसे पहला प्रयोग होगा, इसके बाद डू या डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, अगर ज़रूरत है तो नॉट का प्रयोग होगा, नहीं है तो नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH फैमिली, इसके बाद डू या डज। अब डज कहाँ प्रयोग होता, मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, अन्य सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर यदि आपके वाक्य में नॉट नहीं आया हुआ है तो नॉट का प्रयोग होगा, नहीं आया है कोई बात ही नहीं है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलते हैं, इनको देख लेते हैं कि कैसे वाक्य बनेगा। अब जैसे आ गया हमारा वाक्य क्या बन रहा है, वाक्य कह रहा है क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, डू यू प्ले। हाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें क्या WH फैमिली का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका नोट एक डाल के इसके नीचे लिखिएगा, यदि आप पूछे गए सेंटेंस का आंसर यस या फिर नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर WH फैमिली का उपयोग नहीं होता है। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल्स क्या कहता है, आप क्या खेलते हो, तो इसमें बताना पड़ेगा कि हम खेलते हैं क्रिकेट, और उस ऊपर वाले में क्या है, क्या आप खेलते हैं, तो हम बोल देते, अगर खेलते होते तो कह देते यस, नहीं खेलते हैं तो नो। यस या नो में आंसर देंगे तो यहाँ पर WH का फैमिली का प्रयोग होता ही नहीं है। अब इसमें पूछा आप क्या खेलते हो, तो इसमें बताना पड़ेगा कि हम हॉकी खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ETC कुछ भी हो सकता है। अब इसके आगे वाला क्या कह रहा है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। अब ये एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है, राम स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। WH फैमिली, फिर डू का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद इन द पार्क ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम, अमन घर कैसे आता है। अब चलते हैं आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के दोस्तों, एक बार सेंटेंस पुनः जो है देख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूँ,
आई प्ले इन द पार्क। अमन घर आता है। अमन कम्स होम। अमन कम्स होम। इसी तरह अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। तो निगेटिव सेंटेंस के क्या कहते हैं? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू स्कूल। डज राम नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। क्या अमन घर नहीं आता है? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा डज अमन नॉट कम होम। डज अमन नॉट कम होम। क्या अमन घर नहीं आता है? अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का। तो इसके भी देख लेते हैं क्या कहता है इंट्रागेटिव। राम डज। इंट्रागेटिव सेंटेंस है राम स्कूल कब जाता है। राम स्कूल कब जाता है? तो यहाँ पर WS फैमिली का प्रयोग होगा। व्हेन माने कब। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ? व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। अमन घर कैसे आता है? हाउ डज अमन कम होम। हाउ डज अमन कम होम। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।